प्यारे बच्चों, 11वीं लेखा शास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज लेखांकन की विशेषताओं को लेकर मैं उपस्थित हूँ। लेखांकन की परिभाषाओं को अध्ययन करने के बाद उनमें कौन कौन सी विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे और उसके बारे में वर्णन करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए लेखांकन की विशेषताओं के 6 पॉइंट हमने लिखे हुए हैं। आइए इसको पढ़ते हैं। पहला है, लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है। बच्चों, लेखांकन के बारे में ये कहा जा रहा है कि लेखांकन जो है वह कला भी है और विज्ञान भी है। ठीक है, अब कला कैसे है और विज्ञान कैसे है, यह बात भी आपको मैं बताऊंगा, आप सुने ध्यान से। बच्चों, कला कहते किसे हैं? कला वह विधि है जो पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करती है। ठीक है, लेखांकन व्यावसायिक लेन देनों का लेखांकन करने, वर्गीकरण करने तथा इनका सारांश करने की कला होती है, जिससे व्यवसाय का शुद्ध लाभ एवं वित्तीय स्थिति ज्ञात हो सके। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लेखांकन हमारा है यह सौदों को इस तरीके से लिपिबद्ध करती है, वर्गीकृत करती है और इसके सारांश तैयार करती है कि व्यवसाय का शुद्ध लाभ और व्यवसाय की आर्थिक स्थिति ज्ञात हो जाती है। इस प्रकार लेखांकन हमारी एक कला है। अब आइए विज्ञान के बारे में जानें। ज्ञान की कोई भी संगठित शाखा जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होती है उसे हम विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इस कथन के अनुसार लेखांकन भी एक विज्ञान है, क्योंकि यह भी ज्ञान की एक संगठित शाखा है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों एवं लेखांकन प्रमापों पर आधारित है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब पहले पॉइंट कि लेखांकन कला और विज्ञान दोनों है समझ लेने के बाद दूसरे बिंदु पर आते हैं, जो है केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा। दूसरी है कि केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा, अर्थात लेखांकन में केवल उन्हीं लेन देनों एवं घटनाओं को पुस्तकों में लिखा जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिस घटना को या जिस सौदे को हम मौद्रिक रूप में न लिख पाएं उसे हम वित्तीय प्रकृति का नहीं कहेंगे और उसे लेखांकित नहीं किया जा सकता। व्यवसाय में अनेक लेन देनों या घटनाएं होती रहती हैं जो व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता है। जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजर या सेल्स मैनेजर आपस में अगर झगड़ जाएं तो उस संस्था का काफ़ी नुकसान हो सकता है, लेकिन चूंकि इस नुकसान की जो प्रकृति है वह वित्तीय स्वभाव की नहीं है, ठीक है, इसे हम वित्तीय प्रकृति के लेन देनों में नहीं रख पाएंगे तो इसका भी लेखा नहीं हो पाएगा। योग्य एवं अनुभवी प्रबंधक का त्यागपत्र दे देना। आपके संस्था में कोई बहुत ही योग्य मैनेजर था और वह रिजाइन कर दिया है, अपना त्यागपत्र दे दिया है, नौकरी उसने छोड़ दी है, तो क्या होगा? आपके संस्था में नुकसान हो सकता है, लेकिन कितना होगा यह पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसको भी नहीं लिख पाएंगे। कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर देना आदि सब ऐसी ही बातें हैं जो कि वित्तीय प्रकृति के नहीं हैं। महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन वित्तीय प्रकृति के नहीं हैं। इन घटनाओं से व्यवसाय को हानि तो जरूर होगी, लेकिन कितनी हानि होगी इसका अनुमान कोई नहीं बता सकता। अतः ऐसी घटनाओं और लेन देनों को पुस्तकों में हम नहीं लिखते हैं और इसका कोई लेखा नहीं देखा जाता है। तीसरी बात है मौद्रिक रूप में लेखा करना। तीसरी विशेषता,
लेखा पुस्तकों में प्रत्येक लेन देनों को मौद्रिक रूप में ही लिखा जाता है। ठीक है। उदाहरण के लिए यदि व्यवसाय में 40 कुर्सियां व 10 मेजें खरीदी गई हैं तो इनके मौद्रिक मूल्य का ही लेखा किया जाएगा, और यदि इनका मौद्रिक मूल्य उपलब्ध नहीं है तो इनका लेखा नहीं हो सकता। ठीक बच्चों, तब सीधा साधा पॉइंट है। चौथी बात विशेषता की, अभिलेखन करना, रिकॉर्ड करना, लिखना। लेखांकन सौदों को व्यवस्थित क्रम में पूर्ण, शुद्ध, स्पष्ट तथा स्थायी अभिलेखन करता है। इस अभिलेखन के अंतर्गत सौदों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना, उनका विभिन्न खातों में वर्गीकरण करना और वर्गीकरण के बाद खातों के शेष के आधार पर सारांश तैयार करना शामिल किया जाता है। इस प्रकार जर्नल से लेकर अंतिम खाते तक का कार्य लेखांकन संपन्न करता है बच्चों। पांचवी विशेषता है परिणामों की व्याख्या करना। लेखांकन में व्यवसाय के परिणामों एवं वित्तीय स्थिति को इस ढंग से प्रस्तुत किया जाता है कि संस्था में हित रखने वाले सभी पक्षकार संस्था की लाभदायकता एवं वित्तीय स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपने देखा कि लेखांकन में व्यवसाय के जो भी परिणाम होते हैं, लाभ हानि होते हैं, वित्तीय और जो उसकी वित्तीय स्थिति है वो इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि संस्था से जुड़े हुए जितने भी पार्टीज होते हैं, पक्षकार होते हैं, वह संस्था की लाभदायकता और वित्तीय स्थिति के बारे में संपूर्ण जानकारी उन्हें मिल जाती है। ठीक, अब आइए छठवां, संप्रेषण। संप्रेषण करना, सूचनाओं का संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ होता है सूचनाओं को भेजना, पहुंचाना। सूचनाओं का संप्रेषण का अर्थ क्या है? सूचनाओं को भेजना। लेखांकन में वित्तीय सूचनाओं को उसके उपयोगकर्ताओं को संप्रेषित किया जाता है जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार इसकी व्याख्या और विश्लेषण करते हैं। ठीक है, बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो संस्था के सूचनाओं से मतलब रखते हैं और उनके निर्णय इन्हीं सूचनाओं पर आधारित होते हैं, तो वह अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार इन सूचनाओं का प्रयोग करते हैं। इन सूचनाओं से संस्था के बारे में अपनी राय बनाते हैं। तो ये 6 विशेषता आपकी लेखांकन की विशेषताओं के अंतर्गत हैं, जिनका वर्णन आपने अभी देखा और सुना। बच्चों, लेखांकन की विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद हम लोग का अगला प्रकरण है लेखांकन चक्र, अकाउंटिंग साइकिल। यानी लेखांकन के अंतर्गत कई कार्य किए जाते हैं, कई स्तर पर काम किए जाते हैं। तो प्रत्येक स्तर को की जो प्रोसेस होती है, उसके स्टेप्स होते हैं, उन्हीं को हम लेखांकन चक्र कहते हैं या लेखांकन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, आइए इनको शब्दों में पिरो लिया जाए। सौदों को अभिलेखित करना यानी सौदों को लिखना, वर्गीकरण करना तथा सारांश तैयार करने की प्रक्रिया को हम लेखांकन प्रक्रिया अथवा लेखांकन चक्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस लेखांकन चक्र को हमने यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से प्रस्तुत किया है। आइए इसको भी देख लें। देखिए, सबसे पहले हमारा लेन देन होता है, सौदे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा सौदे, लेन देन हो गया यानी सौदे हो गए, ट्रांजैक्शन हो गया। इनको अभिलेखित करना यानी लिखना, पुस्तकों में लिखना। तो लिखने के लिए जो प्रारंभिक पुस्तक होती है वह या तो रोजनामचा होती है या फिर सहायक बहिया होती है। ठीक है, दो में से कोई एक ही होगा। अगर व्यवसाय बहुत छोटा है तो हम रोजनामचा की पुस्तक रखते हैं और सौदों को रोजनामचा में लिख लेते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय का आकार बड़ा है, सौदे की मात्रा संख्या ज़्यादा है,
तो हम सहायक बहियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सौदों को सर्वप्रथम अभिलेखित कर लेते हैं प्रारंभिक पुस्तकों में, और ये दोनों ही अपने अपने स्थान पर प्रारंभिक पुस्तकें मानी जाती हैं। जब ये अभिलेखित हो जाता है तब देखिए वर्गीकरण करना, फिर उसके बाद तब हम इसे वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण कहाँ करते हैं? खाता बही में जाकर करते हैं, लेजर जिसको कहते हैं। उसमें अलग अलग खाते होते हैं और उन खातों में सौदों को पोस्टिंग करी जाती है, लिख दी जाती है। तो यहाँ पर हमारे लेन देन वर्गीकृत होते हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद सारांश तैयार करने की प्रक्रिया। अब इसके बाद सारांश तैयार करना, देखिए सारांश ये है, इसको हम सारांश कहते हैं। भूल से आप तलपट को सारांश मत जानिएगा, तलपट तो लेखांकन का अंग है ही नहीं। ठीक है, तलपट बनाना अनिवार्य नहीं है, यह ऐच्छिक है। ठीक है, तो खाता बही के बाद हम सारांश तैयार करते हैं। यह इसमें क्या क्या तैयार होता है देखिए, इसको हम वित्तीय विवरण भी कह सकते हैं, कंपनियां वित्तीय विवरण के नाम से बनाती हैं। अंतिम खाते, यानी इन सौदों का अब अंतिम स्टेज है, सबसे अंत में जो खाता बनाया जाता है वह अंतिम खाते होता है। इसमें 3 चीज़ें बनाई जाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हमने यहाँ इसको लिख दिया हुआ है। ठीक है, और इसको सर्कल भी करा हुआ है कि आप इसको जान लें कि सारांश यही है। ठीक, तो ये बीच में तलपट क्या कर रहा है, आइए इसकी बात कर लें। ठीक है, आपने सौदों को वर्गीकृत कर लिया, लेन देनों को यहाँ पर वर्गीकृत कर लिया। ठीक है, तो आपको जब सारांश बनाना है तो उसके लिए कुछ चेक करने हैं, कुछ चीज़ों को जो है परीक्षण करना है कि आप जिन खाता बही के शेषों को लेकर के यहाँ आना चाहते हैं वह उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, कोई अंक गणितीय गलती तो नहीं हो गई है। उसको चेक करने के लिए यह एक वर्किंग पेपर के रूप में बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तलपट जो है खातों के शेषों को एक पेज पर लिख लिया जाता है, डेबिट को डेबिट तरफ, क्रेडिट को क्रेडिट तरफ, और लिख करके उसको जोड़ करके डेबिट और क्रेडिट के टोटल को का मिलान कर लेते हैं। अगर वह एग्री कर जाता है, दोनों बराबर समान हो जाता है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ का जो कार्य है वह सही है और हम सीधे सीधे सारांश बनाने पर लग जाते हैं। ठीक है, तो तलपट क्या है, लिखा भी मैंने, खातों के शेषों की जांच होती है। ठीक है, जब हम जांच कर लेते हैं कि नहीं भाई यहाँ से तैयार की गई चीज़ें बिल्कुल करेक्ट हैं, तब हम सारांश में आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि तलपट लेखांकन का भाग नहीं है, यह केवल एक वर्किंग पेपर के रूप में तैयार किया जाता है। इसके लिए कोई पुस्तक तय नहीं होती है, इसीलिए कहा गया कि यह लेखांकन का भाग नहीं है और यह बनाना अनिवार्य भी नहीं है। अगर अकाउंटेंट को यह पूरा विश्वास हो कि हमने जो शेष निकाला है बिल्कुल सही है, तो निश्चित रूप से वह डायरेक्ट यहाँ पर आ सकता है, हमें बिना तलपट बनाए भी काम हो सकती है। ठीक है, तो कहने का आशय ये है कि इस तरीके से हमारा जो है लेखांकन शुरू यहाँ से होता है और खत्म यहाँ पर होता है। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको यह लेखांकन चक्र समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि सहायक बहियाँ हैं, तो सहायक बहियाँ कौन कौन हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक बॉक्स में लिखा हुआ है, आइए पढ़ लेते हैं। सहायक बहियों में निम्नलिखित बहियाँ शामिल की जाती हैं। कुल 8 बहियाँ हैं, हमें आपको पढ़ करके बताना है। देखिए पहला है कैश बुक। ठीक, इसका प्रयोग हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले यहाँ पर नाम सिर्फ जान लें। कैश बुक, दूसरा है परचेज बुक, तीसरा है सेल्स बुक, चौथा है परचेज रिटर्न, पांचवा सेल्स रिटर्न और छठा है बिल रिसीवेबल बुक, BR लिखा हमने, बिल रिसीवेबल बुक, और सातवां है बिल पेएबल बुक और आठवां और अंतिम जर्नल प्रॉपर है। ठीक है, तो बच्चों सहायक बहियाँ का मतलब यही 8 बहियों से है। ठीक है, अब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर हमने लेखांकन चक्र के बारे में 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, और ये आपके डायग्राम से आपको लेखांकन चक्र स्पष्ट हो रहा है। ठीक, सहायक बहियों में ये 8 बहियाँ होती हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो बच्चों
मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है लेखांकन चक्र वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इससे आधारित जो होमवर्क आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, अब आप होमवर्क की ओर बढ़ेंगे और होमवर्क को अपनी अपने कॉपियों में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।